The Bear Storm arrives. 6 मार्च 2026, Decoding the Market Crash through Ray Dalio Framework. तो आज भारत की स्टॉक मार्केट जिस बुरी तरह से क्रैश हुई है, ये पूरा का पूरा वीक जिस तरह से क्रैश हुआ है, उसकी डिकोडिंग हम करेंगे आज। ये देखिए आपके सामने निफ्टी 50 अप्रॉक्सीमेटली 1.27%, क्योंकि अभी इसका एग्जैक्ट क्लियर डाटा जो है कल मॉर्निंग तक आएगा, तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे ही हो पाए। बैंक निफ्टी 2.15%। बैंक निफ्टी को हम डिटेल में कोड करने वाले हैं आज। ओपन इंटरेस्ट का डाटा हम देखेंगे इसमें। ओपन इंटरेस्ट का जो डाटा है हमारे पास आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली इसको डिकोड करेंगे। इंडिया विक्स आप देखिए 11% इंक्रीज किया है, और ब्रेंट क्रूड 87 जब मैंने ये प्रिपेयर किया, हमने ये डाटा तब था। अब लेटेस्ट डाटा भी आपको मैं दिखा देता हूँ। लेट्स सी द लेटेस्ट सिचुएशंस, अभी क्या हो रहा है। देखिए हैंग सेंग आज इसने बहुत अच्छी रिकवरी की। हैंग सेंग ने अप्रॉक्सीमेटली 2% ऊपर आया है ये, और FTSE ये नेगेटिव था। ADM एडवांस माइक्रो चिप, इनके तो बहुत ही बुरे हाल हैं आजकल। निकेई पॉजिटिव था, टॉपिक्स पॉजिटिव था। लेकिन अभी आप अमेरिकन मार्केट को देखिए, इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके करते हैं इसको। लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं इसको। डॉ को देखिए आप नीचे, S&P नीचे, नेस्डैक नीचे, और 1% से ज़्यादा रसल जो स्मॉल कैप है उनका। और विक्स को देखिए, अमेरिकन मार्केट का जो विक्स है इट इज़ 25, मतलब इट इज़ इन द डेंजर जोन। डेंजर जोन के अंदर है अमेरिकन मार्केट। आप दोनों मार्केट को कंपेयर करिए, भारत की स्टॉक मार्केट, इंडिया की स्टॉक मार्केट और अमेरिका की स्टॉक मार्केट। हमारी मार्केट बेल पोजीशन है यूएस से। अब आइए आप इसको शिफ्ट करते हैं यूरोप में। यूरोप में देखिए आप, यूरोप की हालत भी उतनी ही दयनीय है। ये देखिए आप, डेक्स जर्मनी का 1% से ज़्यादा फॉल किया, FTSE 1.34, CAC फ्रांस वाला वो भी 0.80, IBX ब्राज़ील वाला वो भी डाउन किया, स्टॉकहोम वाला वो भी नीचे को फॉल किया। तो यूरोप भी फॉल जोन के अंदर है। इसके अकॉर्डिंगली ये जो क्राइसिस चला हुआ है, इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है, ये देखिए हम बिल्कुल उसी सिनेरियो के अंदर चले हुए हैं। निफ्टी 50 हमारा 1.27, सेंसेक्स फॉल हमारा, बैंक निफ्टी 2% से ज़्यादा का फॉल है, जो एक बहुत अलार्मिंग बात है। एनालाइज करेंगे इसको। निफ्टी IT हल्का सा माइन्यूटली ऊपर को गया, तो ये स्थिति है हमारे वाले की। उसके बाद करेंसीज के ऊपर आइए, करेंसीज के तो और भी ज़्यादा बुरे हाल हैं। ये भारत की करेंसी है। यूरोप के कंपैरिजन में भी हम, जापान के कंपैरिजन में थोड़ा सा ठीक है हम, स्टर्लिंग पाउंड के कंपैरिजन में फिर थोड़ा सा सुधरे हैं हम। ऑस्ट्रेलियन डॉलर को भी देखें तो हल्का सा सुधार है हमारे अंदर। क्रिप्टो मार्केट को आप देखें, ये मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ आपको। क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन कितने पे आ गया हुआ है? 62 लाख के ऊपर। और मैंने आपको बोला है कि जब ये 50 लाख के ऊपर आएगा, यू हैव टू बाय बिटकॉइन। बिटकॉइन कितना होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में? लेस देन 2%। अब आप देखिए, आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो 2 लाख रुपए का खरीदिए। जितना भी आपका पोर्टफोलियो है उसका 2% का लेना आपने, और ख़रीदना सिर्फ बिटकॉइन है। बाकी जो कॉइन्स हैं वो हमारा चैनल है हिमालयन ब्लॉकचेन गुरुकुल, वो अभी हमने ढंग से लॉन्च नहीं किया है। उस पर हम जाएंगे तो वहाँ उसको एनालाइज करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप बचिए उससे। एथेरियम अगर आपने लेना है तो आप यूँ कर सकते हैं, 1.5% बिटकॉइन ले लीजिए आप, और 0.50% आप क्या ले लीजिए? इथेरियम। सोलाना हर कोई फॉल किया है, तो ये पूरी क्रिप्टो मार्केट भी क्या है? फॉल कर रही है। फ्यूचर्स के ऊपर आते हैं आप। इसमें 2 चीज़ों का जो फ्यूचर हमने देखना है, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक आ गया इसमें गोल्ड। तो गोल्ड को आप देख लीजिए, 52,000 की तरफ जा रहा है गोल्ड, तो गोल्ड इज राइजिंग। गोल्ड जो है वो राइज कर रहा है। अब दूसरा इसके ऊपर हम आते हैं क्रूड ऑयल के ऊपर, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आजकल जिसने
तहलका मचाया हुआ है। तो इसका देखिए कितना है, ये 89 था, थोड़ी देर पहले मैंने इसको देखा था, तो 89 इसने टच कर लिया हुआ था। तो $89 के ऊपर ये पहुंच रहा है, तो मीनिंग डेंजर जोन के ऊपर ये जा रहा है। तो आप इन सारे पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पे आते हैं। द बियर स्टॉर्म अराइव्स 6 मार्च। आज भारत की स्टॉक मार्केट, इसको डिकोड करते हैं रे डालियो के पर्सपेक्टिव में। तो चलिए जी, ये हमारा डिस्क्लेमर है, इस डिस्क्लेमर को गो थ्रू जरूर करिएगा आप। अब आइए आप, हमने क्या किया है, हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल बनाया है। ये वाला इस मॉडल में हमने बहुत सारे थिंकर्स को क्लब किया है, लेकिन अब की बार हमने 5 लिए हैं, 5 थिंकर्स को चुना है। वॉरेन बफे को, रे डालियो को, पीटर लिंच को, मिनर्विनी को और मार्क्स को, हॉवर्ड मार्क्स। इनकी थियरी हम आपको समझाते हैं, और इनकी थियरी, पहले हम इनकी थियरी और फिलॉसफी, जो भी आप, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। किसी दिन अगर फिलॉसफी का कोई लेक्चर मैंने बनाया तो करेंगे इसका पोस्टमार्टम भी। तो इनकी थियरीज को, और कौन सी इन्वेस्टमेंट हाइपोथेसिस भी इनको कह सकते हैं आप, उनको हम स्टडी करते हैं और फिर उसको अप्लाई करते हैं। हमारी बेसिक पर्पस है किसी थियरी को समझना और फिर अप्लाई करना। रे डालियो को हमने समझा इस थियरी को और अप्लाई कर रहे हैं इस वीलॉग में। कल वॉरेन बफे का, कल 2 वीलॉग हमारे आएंगे, वॉरेन बफे के और हॉवर्ड मार्क्स के, और उन दोनों को हम अप्लाई करेंगे भारतीय स्टॉक मार्केट के ऊपर कि 2 मार्च से लेके 6 मार्च तक। इसको दोबारा ऐसे कर लेते हैं, इसको हम 2 to 6 मार्च किस प्रकार से इंडियन स्टॉक मार्केट रही, और इसके ऊपर हम इन थिंकर्स को अप्लाई करेंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर हिमालयन स्टॉक गुरुकुल। आप सब्सक्राइब करेंगे, आपको बढ़िया सी, आप बेल आइकन को दबाइए, आपको अच्छी सी नोटिफिकेशन आएगी जैसे ही हम अपलोड करेंगे। तो चलिए जी, मार्केट को देखते हैं, रे डालियो का एप्लीकेशन करते हैं। 3 फोर्सेस हैं, इसका जो पहला टेनेंट है ये मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको उसको और डेप्थ में समझना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाला हुआ है रे डालियो की बेसिक थियरी, ऊपर भी PDF इसका साथ में अटैच किया है, तो आप वहाँ जा सकते हैं और वीडियो लिंक भी आप ओपन कर सकते हैं। आइए जी, लॉन्ग रन प्रोडक्टिविटी, भारत की GDP कितनी है, 7.2% पॉजिटिव। जो इसमें जो सबसे बड़ी थियरी है, जो G20 कंट्रीज हैं, दुनिया की ग्लोबल 20 जो कंट्रीज हैं, उसमें बेस्ट GDP जो है वो इंडिया की है, और अब से नहीं है, पिछले 10 सालों से है, 10 ईयर से। तो इंडिया जो वर्ल्ड के 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बहुत जल्दी 3rd बनने वाली है, तो वो इसी GDP के सहारे बनने वाली है। बहुत अच्छा बुल थीसिस है हमारा। शॉर्ट टर्म डेट साइकिल, जो बिजनेस साइकिल है, वो इस वक्त बियरिश है। RBI ने रेट कट नहीं किए हैं, क्रेडिट ग्रोथ बिल्कुल स्लो है, और यहाँ मैं एक पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ। क्रेडिट ग्रोथ जो है हमारे यहाँ स्लो है, इसीलिए हमारे यहाँ PSU बैंक एंड प्राइवेट बैंक दोनों बहुत बुरी तरह से क्रैश कर रहे हैं, और वो क्रैश करते ही रहेंगे, आप याद रखिएगा, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ जो है भारत की वो बहुत स्लो है। निफ्टी बिलो 200 DMA, 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे है, 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे ये चला हुआ है, तो ये बहुत अच्छी खबर नहीं है, तो बियरिश है, तो ये नेगेटिव सिग्नल है। शॉर्ट टर्म डेट साइकिल, बिजनेस साइकिल क्या है भारतीय स्टॉक मार्केट का, बियरिश। लॉन्ग टर्म डेट साइकिल क्या है, जो बड़े वाला साइकिल है, उसमें कॉशन होनी चाहिए आपकी। क्यों है होनी चाहिए, DXY क्या होता है, डॉलर इंडेक्स। इसका मैंने प्रॉपर वीलॉग बनाया हुआ है एक, आप जाइए DXY के इंडेक्स को देखिए, उसको डेप्थ में जाके आप समझ पाएंगे कि व्हाट इज डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स जो है 98 है, इट शुड बी लेस देन 95, तो ये नेगेटिव है हमारे लिए। अमेरिका का 10 ईयर बॉन्ड 4.14% है, ये मैं आपको समझाता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है समझना। FIIs भारत से फ्लाई कर रहे हैं ना, बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जो US बॉन्ड है
FIIs आप याद रखिए 80% ये अमेरिकन बेस्ड होते हैं। यूएस का जो बॉन्ड का यील्ड है ये 1.14% है और ये एकदम सेफ होता है। तो फिर वो भारत जैसी इमर्जिंग मार्केट में क्यों पैसा लगाने आएंगे, वो तो वहीं जाएंगे ना अमेरिका में। तो इसीलिए कॉशन है यहाँ पे। इमर्जिंग मार्केट में देखिए आप टाइटनिंग है क्रेडिट की, नॉट येट डिलीवरेजिंग बट रिस्क राइजिंग। तो हमारे लिए तीन में से एक ही सिग्नल पॉजिटिव है, एक तो बिल्कुल बियरिश और एक कॉशन वाला है। अब आइए आप द स्पेंडिंग इनकम लूप, जो रे डालियो का अगला प्रिंसिपल है। तो लूप इसने 5 बनाए होते हैं यहाँ पे, उन 5 लूप्स में देखते हैं। लूप का एलिमेंट आ गया क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएट नहीं हो रहा है, क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब क्रेडिट कैसे क्रिएट होता है, बाहर से कोई FDI आएगा, पैसा लेके आएगा, RBI डालेगा मार्केट में पैसा, तभी क्रेडिट आएगा ना। अगर मान लो आपको क्रेडिट बहुत सस्ता मिल रहा हो तो आपकी एक फैक्ट्री होगी, आप एक और लगा लेंगे, तो क्रेडिट तो आ नहीं रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, नेगेटिव है। एसेट प्राइस निफ्टी देखिए आप, माइनस बैंक निफ्टी माइनस रियलिटी, सब फॉल कर रहे हैं। कोलेटरल वैल्यू इरोजन, इरोड होगा जब मार्केट फॉल करेगी। इनकम स्पेंडिंग ये देखिए $87, जबकि अभी तो 88 पे हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास था $1000, आपने रखा हुआ था किसके लिए, ऑयल के लिए, आपको बिजनेस चलाते हैं। अब और आपका पहले आपका कितना लगता था इसका, मान लीजिए 10 आपका लगता हो, तो आपका $700 खर्च होता था आपका, और $300 आपका बच गया, तो आप इसको कैपिटल क्रिएशन में लगा सकते थे। अब ये 87 हो गया, तो अब आपका $870 आप कहाँ पे लगाएंगे, आप अपने क्रूड ऑयल के ऊपर लगाएंगे। तो आपके पास कैपिटल क्रिएशन के लिए क्या होगा, कम बचेगा। अगर वो कम बचेगा तो कंप्रेशन होगा एंड डिमांड डिस्ट्रक्शन इन बिल्डिंग। डेट बर्डन ₹91.62, $, लाइबिलिटी राइजिंग इन INR। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग भी बहुत शानदार है। इसका मीनिंग बहुत शानदार ये है कि हमने पहले डेट देना था, मान लो हमने किसी के $100 वापस करने हैं, तो पहले अगर डॉलर की कीमत होती थी ₹80, तो अब मुझे कितने वापस देने थे उसको, ₹8000। 8000 वापस करने थे। अब मुझे कितने पैसे उसको वापस करने पड़ेंगे, 9,200, ₹1200 एक्स्ट्रा मुझे उसको देने पड़ रहे हैं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मान लो आप लोग सब लोग सोचते हैं जो थोड़े से बिलो, जिनका IQ निचले लेवल पे होगा ना, वो सोचते हैं कि प्रिंट कर देते हैं करेंसी। कोई बात नहीं, कर दो प्रिंट करेंसी, उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो पूरा साइकिल उल्टा हो जाएगा। तो करेंसी प्रिंट करना सबसे बेकार कॉन्सेप्ट होता है। तो ये देखिए डेट बर्डन भी राइज करेगा। सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्स $12 बिलियन की उसने फॉरेक्स इंटरवेंशन की है, हल किसी कुछ नहीं किया, पर साइकिल रिवर्स नहीं हो रहा है, तो ये भी डिफेंसिव है। तो पॉजिटिव तो कोई नहीं है 5 में से, 3 नेगेटिव हैं और 2 कंप्रेस्ड और डिफेंसिव हैं। तो भारतीय मार्केट के लिए ये एक नेगेटिव पिक्चर है। शॉर्ट टर्म साइकिल फेज 5 ऑफ 7, अब 7 फेज बनाए हैं रे डालियो की। ये रे डालियो के फेजेस हैं, रे डालियो के फेजेस। ये तो फेज 1 to 2 हो गया, रिकवरी, एक्सपेंशन, ओवरहीटिंग, ये तो अच्छे दिन थे, वो तो अभी तो जा चुके हैं। फेज 4 स्टैगफ्लेशन रिस्क, हम इससे क्रूड $87 पे आ गया। हम निफ्टी 24,450 पे है, विक्स लगभग 20 को टच कर रहा है। इंडिया इज इन दिस फेज, इसको बोलते हैं कंट्रैक्शन। बहुत डेंजर वाला फेज है ये। उससे अगला डेंजर आएगा कैपिटुलेशंस। नेक्स्ट अगर 25 से ऊपर क्या जाएगा, इंडिया विक्स जाएगा। और यूएस का विक्स कहाँ चला गया है, यूएस का विक्स जो है इट इज ग्रेटर देन 25। तो यूएस जो है 6th फेज के अंदर है। तो जो अमेरिकन मार्केट है वो फेज नंबर 6 में है, और हम जो हैं वो फेज नंबर किस पे हैं, 5 के ऊपर हैं। फेज 7 ये वाला जो फेज आएगा जब विक्स 15 से नीचे जाएगा
और DX बाई लेस देन 96 आएगा। इसका मतलब क्या है, DX बाई डॉलर इंडेक्स 96 जब भी होता है उसके बाद हमारा रुपीज़ जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इंडियन रुपी। जब हमारा ये स्ट्रॉन्ग होगा और हमारा विक्स लेस देन 15 आएगा तो मार्केट में डर खत्म होगा और बुलिशनेस आएगी, लोग स्टॉक खरीदना शुरू करेंगे। अब आइए, आप एक क्वाड्रेंट बनाया था, मतलब सबसे अगर कोई शानदार चीज़ है रे डालियो की सबसे शानदार चीज़ है ये क्वाड्रेंट, जिसमें इस तरफ को उसने इन्फ्लेशन लिया है, इस तरफ को उसने ग्रोथ लिया है। 4 क्वाड्रेंट बनाए हैं जहां इन्फ्लेशन हाई है और ग्रोथ लो है। याद रखिए ढंग से, इन्फ्लेशन हाई एंड ग्रोथ लो। तो भारत इस फेज के अंदर है अभी। 6 मार्च को क्रूड ऑयल प्लस FI एक्सोडस प्लस 200 DMA BR हेयर। रेट सेंसिटिव इक्विटीज, बैंक, रियल एस्टेट बिल्कुल नेगेटिव होंगे। लेकिन ये इस स्ट्रेटजी में, इस क्वाड्रेंट में कौन सी चीज़ अच्छी होने वाली है? गोल्ड, अपस्ट्रीम एनर्जी, डिफेंस, IT, एक्सपोर्ट, इन सबको हम एक्सपेंड करेंगे। तो भारत रेड इस जोन के अंदर है। इस जोन में आपको किससे बचना है और कहाँ पे इन्वेस्ट करना है? तो चलिए जी, अब आते हैं हम विनर्स और लूजर कौन है। गोल्ड इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड प्लस सेफ, लेकिन इसमें भी एक ट्रिक है। इसकी जो RSI वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी है गोल्ड की कि इसमें अभी जाना सेफ नहीं है। अपस्ट्रीम एनर्जी, ONGC, ऑयल इंडिया, और इसमें एक हमेशा ये छोड़ देते हैं वो है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्योंकि आजकल उसका डिविडेंड है तो उसके चक्कर में वो ज़रा पहले इंक्रीज़ कर रहा था, फॉल कर रहा है। डिफेंस स्टॉक, BEL, इनको डिटेल में, ये क्रेडिट साइकिल से थोड़े इम्यून है, इसको मैं डिटेल में करूँगा। IT, एक्सपोर्ट, क्योंकि वो हेज है करेंसी के अगेंस्ट। लूज़र सारे प्राइवेट बैंक, रियल एस्टेट, गवर्नमेंट बॉन्ड, इन सबको आपने देखना भी नहीं है। ट्रांजिशन मैकेनिज्म क्या बनाया रे डालियो ने, ये देखिए, हॉर्मूज डिस्रप्शन, वो आप टीवी में देख रहे होंगे। ब्रेंट क्रूड 87 के अब तो 89 टच कर गया है। ये US 10 ईयर बॉन्ड ये राइज कर गया है। FIM मैकेनिकल सेल ऑफ है। DXY जो है 99 के करीब है। भारत का जो रुपया है वो 92 के करीब है और विक्स स्पाइक कर गया है लगभग 20 के आसपास। तो ये सारे स्टैक गिर रहे हैं, इसमें है कोई बचने वाला? 4 आउट ऑफ 6 ऑफ डालियोस की मैक्रोमेट्रिक्स आर नाउ वार्निंग और क्राइसिस। तो हम इस वक्त किसके अंदर हैं? वार्निंग में हैं और क्राइसिस में। इसमें तो इसमें आपको बहुत, ट्रेडर जो है ना, वो तो आप लीव ले लो, छुट्टी ले लो और कहीं घूमने चले जाओ अगर आपको बर्बाद नहीं होना है। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा है तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अब आइए, कैपिटल फ्लो आर्किटेक्चर क्या बोल रहा है, थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं इसको। FIIs ने 3000 करोड़, मतलब एग्जैक्ट कहें तो 3296 करोड़ नेट सेल किया है वहाँ पे। ये बॉन्ड का कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही समझा दिया आपको। और भारत की स्ट्रक्चरल शील्ड जो है वो नेट बायर्स हैं। अब हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ जो फंड हाउसेज हैं, इंश्योरेंस फर्म्स हैं और कुछ हद तक आप लोग भी, पर आप लोग DIs में नहीं आएंगे, तो ये ज़्यादा बाई कर रहे हैं क्योंकि अब इनको प्राइस टू अर्निंग रेशो मिल रही है लेस देन 19। पहले भारतीय मार्केट की प्राइस टू अर्निंग हो गई थी 25, जिसमें लोग इन्वेस्ट नहीं करते। तो DI मशीन इज डालियोज ब्यूटीफुल लीवरेजिंग कॉन्सेप्ट। ये लीवरेजिंग हो रही है भारत की स्टॉक मार्केट में। स्मार्ट मनी पोजिशनिंग, अब ये जो स्मार्ट मनी है ये जा कहाँ पे रहा है, और आपका पैसा अगर आपको इन्वेस्ट करना है आपको भी वहीं पे जाना है। जहाँ स्मार्ट मनी जाता है वेल्थ क्रिएशन वहीं होती है, याद रखिए। डिफेंस जा रहा है, स्ट्रॉन्ग बाइंग है, पॉजिटिव है, इन्फ्लेशन प्रूफ होता है। तो और डिफेंस पे तो हमें चाहिए। अगर आप भारत के चारों तरफ आप हमारे नेबर्स को देखें, चाइना को देखें, पाकिस्तान को देखें, या इंडियन ओशन को देखें, तो हर एक तरफ से भारत के ऊपर दबाव रहेगा अगले 20, 25, 30 सालों में। तो डिफेंस की हमेशा मांग रहेगी, स्ट्रॉन्ग बाइंग। लेकिन ख़रीदना कैसे है, याद रखिएगा, मैंने इस मॉडल में RSI मॉडल बनाया है। जब भी RSI 30 के करीब आए ना, तो मेगा बाइंग करनी है आपको, मेगा बाइंग। लेकिन इनको जो बहुत ही अच्छा डिफेंस में बाइंग का तरीका है
मोतीलाल ओसवाल ने बहुत अच्छा, इनका ETF है डिफेंस का, मैं कोई इनको स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, आज शायद 93 के ऊपर होगा, ₹93, तो 93 रुपये लेके आप बहुत सारे स्टॉक खरीद लेते हैं। तो धीरे स्टैगर्ड मैनर में आप इनको बाई कर सकते हैं और करते रहिए। आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। फार्मा और एनर्जी अपस्ट्रीम जो है उनमें अकोमुलेशन हो रही है, बाई करनी है। प्राइवेट बैंक से बचना है, रीज़न मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिए। रियल एस्टेट नेगेटिव मार्जिन कंप्रेशन, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ सारा। ये मैं थोड़ा सा इस पे टाइम लूँगा और फिर आगे चलते हैं। ओपन इंटरेस्ट पैटर्न्स, ट्रू कन्विक्शंस। ओपन इंटरेस्ट में देखिए आप क्या है, हालांकि ये बहुत टेक्निकल टॉपिक है, इसको कभी जो हमारे पेड कोर्सेज हैं उसमें मैं ज़रूर इसको 3-4 घंटे की क्लास में हम आपको समझा सकते हैं, उससे पहले नहीं। लेकिन जिनको थोड़ा बहुत आता है तो मैं कोशिश करेंगे कि सिंपल तरीके से समझाएं। शॉर्ट बिल्टअप होता है, प्राइस भी फॉल कर रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी फॉल कर रहा है, कि लोग कम सट्टा लगा रहे हैं उसके ऊपर, तो प्राइस फॉल कर रहा है और कॉन्ट्रैक्ट जो है बेसिकली, इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो लोग किस पॉइंट पे कम सट्टा लगा रहे हैं। ICICI बैंक, HDFC एक्सिस एक्सीलेंट हैं ये तीनों स्टॉक्स, लेकिन कन्विक्शन बियरिश ट्रेड है इनमें, क्योंकि इनका प्राइस भी फॉल कर रहा है, ओपन इंटरेस्ट जो राइज कर रहा है इसमें, इसलिए स्ट्रक्चरल पोजीशनिंग होती है, नॉट जस्ट पैनिक। तो डरना नहीं है आपको, ये स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है जो डाटा बता रहा है। लॉन्ग अनवाइंडिंग, प्राइस भी फॉल करेगा, ओपन इंटरेस्ट भी फॉल करेगा। बैंक निफ्टी फ्यूचर ट्रैप बुल एग्जिटिंग, याद रखिए आप, एक ट्रैप बुना जा रहा है और रिटेल इन्वेस्टर को इस ट्रैप में फंसाया जाता है और जिसमें आप लोग फंस जाते हैं। बैंक निफ्टी को अवॉइड करिए, क्योंकि उसका प्राइस भी फॉल कर रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी फॉल कर रहा है, तो एक ट्रैप है वहाँ पे बुना जा रहा है, जो वो हल्का फुल्का ऊपर को जाता है, उस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। अब आपको पैसा कहाँ पे लगाना है, ये जो हम पीछे आपको मैंने बताया ना कि कहाँ आप इन्वेस्ट करेंगे, तो वो एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं कि हमको कोई ज्ञान ऐसे प्राप्त तो हुआ नहीं, ये डाटा को हम एनालाइज करके आपको बता रहे हैं, तो हम भी कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं है। हम एक डाटा है उसका एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस के को लेते हैं, कुछ थियरीज में उसको पिरोते हैं, कुछ चार्ट को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंगली बताते हैं, और 100% तो कोई नहीं यहाँ करेक्ट हो सकता। लॉन्ग बिल्टअप है, प्राइस भी राइज कर रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी राइज कर रहा है, और फ्रेश कैपिटल एंटरिंग विद कन्विक्शन, इसका पता हमें कहाँ से लगता है, इसका पता हमें लगता है वॉल्यूम से, कि कितने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं। वो सारा डाटा बता रहा है कि बहुत पॉजिटिव है। BEL, मज़गांव डॉक, सोलर इंडस्ट्री, ये सब डिफेंस वाले हैं, तो इसमें आप डालिए। ग्रीन इसको बनाया हुआ है, रेड आलियो की थियरी भी यही कहती है, हमारी थियरी भी यही कहती है हिमकॉर्प में, कि आप इन्वेस्टमेंट करिए इनमें। तो डिफेंस में आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, और बैंक से आपको बचना है अभी। अब ब्यूटीफुल वर्सेस अगली डीलेवरेजिंग, ये जो रेड आलियो ने बनाए हैं, इसमें क्या है, ऑस्टेरिटी होती है कि पेट्रोल पंप बंद हो जाएं, आपके सामान मार्केट में आए ना। अब यहाँ पे एक बात समझाना चाहता हूँ, हालांकि मेरे पास उतना टाइम बचा नहीं है अभी, तो वो ये है कि गल्फ की कंट्री से भारत को क्या आता है, तेल ही आता है ना, क्रूड ऑयल ही आएगा, और क्या आएगा वहाँ से, खाने का सामान तो कुछ आने वाला नहीं है वहाँ से, तो डरने की कोई बात है नहीं। और ऑयल भारत के पास बहुत बड़ा बफर पड़ा हुआ है, हम रशियन ऑयल ले रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए। ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग, डेट को सरकार ने अच्छा मेंटेन किया हुआ है, मनी प्रिंटिंग बाय RBI नहीं होनी चाहिए, उससे इन्फ्लेशन बढ़ती है। वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन वो हो रही है, पार्शियल एक्टिव है। इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग ये है कैपेक्स रीबैलेंसिंग की, यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनता है कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म का। इस कॉन्सेप्ट को मैं कभी डिटेल में भी आपको एनालाइज करके बताऊंगा। तो सरकार बहुत सारा कैपेक्स लगा रही है, तो भारत की सरकार, भारत का जो सिस्टम है इंडिया का, ना तो वो बहुत ज़्यादा कम्युनिस्टिक तो है ही नहीं वो, और कैपिटलिस्टिक भी नहीं है, वो बीच जैसे में कहीं है। सरकार क्या करती है, हमसे GST लेती है, 30% से ज़्यादा टैक्स लेती है, और उस पैसे को केपेक्स के ज़रिए सेमीकंडक्टर में, डाटा सेंटर में या मैन्युफैक्चरिंग में बेनिफिट देती है। तो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन है, हमसे लेके हमें ही दी गई है ये, तो आप निश्चिंत रहे, सरकार कुछ बना नहीं रही है।
India is not heading into an ugly deleveraging thanks to corporate health and fiscal discipline. इसीलिए कहते हैं कि सरकार का जो फिजिकल डेफिसिट है वो कम होना चाहिए और कंपनी के ऊपर कम कर्ज होना चाहिए, इसीलिए ये चीज़ समझाई जाती है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है ये, तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अब जल्दी से डिप्रेशन की चेकलिस्ट देख लेते हैं। भारत की जो मार्केट है ग्रीन में है, तो मतलब डिप्रेशन के कोई चांसेस नहीं है। तो मतलब 80 में से जब आप 60 से प्लस चले जाएं तो डिप्रेशन आ जाता है मार्केट में। तो भारतीय मार्केट ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये हल्की सी मीडियम है, कोई भी रेड नहीं है भारत की इकोनॉमी है। क्योंकि हमारे यहाँ जो मार्केट फॉल कर रही है, ये फॉल कर रही है एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। ये जो यूएस ईरान वॉर है, इसकी वजह से मार्केट फॉल कर रही है। भारत की के अपने जो फैक्टर्स हैं वो सारे अच्छे हैं। $640 बिलियन का तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। अब आइए आप रिस्क एडजस्टेड जो मैट्रिक्स बनाई गई है, वो मैट्रिक्स कहती है कि 25% प्रोबेबिलिटी है कि ये रुक जाए वॉर, क्योंकि वॉर फैल चुकी है बहुत बुरी तरह से। तो निफ्टी 24,700 24,850 इस टारगेट में रहेगा, लेकिन चांसेस कम हैं। बेस की 75%, क्योंकि अजरबैजान पे अटैक हो गया और बहुत सारे देशों पे अटैक हो गए हैं। तो कन्फ्लिक्ट परसिस्ट। ब्रेंट 88 आज 88 पहुंच चुका है। टारगेट होगा फिर 24,300 या 24,000 यहाँ पे आएगा। रिड्यूस एक्सपोजर, हेज बाय 24,200। पुट डू नॉट एवरेज डाउन ऑन बैंक, बैंक को तो भूल जाइए आप। डालियोस की 5 स्ट्रेटजिक प्रिंसिपल्स अभी अप्लाई करते हैं। डाइवर्सिफाई अनकोरिलेटेड स्लैश, ना बैंक लेना है ना रियलिटी लेनी है। इंक्रीज क्या करना है, डिफेंस 30 to 40%। याद रखिए 30 to 40% इस वक्त आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, डिफेंस और आईटी। होल्ड कैश 20 to 30%, 20 to 30% कैश पे ले। बाई गोल्ड इन क्राइसिस, लेकिन RSI गोल्ड की बहुत हाई है, तो उससे अभी बचिए। हम यहाँ सहमत नहीं है इनके साथ। DXY एक बार 96 से नीचे आएगा, फिर खरीदने का बहुत मौका आएगा। और डिफेंस जब भी डिप हो हमेशा खरीदिए उसको। द री एंट्री चेकलिस्ट क्या है मार्केट में? अब आपको ट्रेडिंग या मेगा एंट्री तब करनी है। 15 से नीचे फॉल होना चाहिए विक्स। अभी कितना है, लगभग 20, तो नेगेटिव। डॉलर इंडेक्स 96 होना चाहिए, अभी कितना है 98, इट इज नेगेटिव। ब्रेंट क्रूड 80 से नीचे होना चाहिए, अभी कितना है 88। FII फ्लोज 5 लगातार दिनों से बढ़ना चाहिए, अभी तो वो नेट सेलर है। 200 DM में रिक्लेम आना चाहिए 25,150। याद रख लीजिए, निफ्टी का जब लेवल आएगा 25,150, तो आपको मेगा बाइंग करनी है। यहाँ पे यू हैव टू गो फॉर अ मेगा बाइंग। तो ये अगर आपको पसंद आ रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए हमारे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को, शेयर करिए, लाइक करिए। तो हमने यहाँ पे आज जो हमने इन 5 थिंकर में से रे डालियो की अप्रोच से मार्केट को एनालाइज किया। कल मॉर्निंग वाले वीलॉग में हम वॉरेन बफे की अप्रोच को पूरे वीक के ऊपर जो गया वहाँ अप्लाई करेंगे। हॉवर्ड मार्क्स की, इन दोनों को तो भी मैं इनकी बेसिक थियरी के वीलॉग बनाऊंगा, और जो वीलॉग बने हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं। अब हम आपसे मिलते हैं एक नए वीलॉग में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद एंड गुड नाइट।